वेलकम टू ओनली। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2022 में। इंटरनेशनल रिलेशंस के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा 7वां लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम मार्च महीने के इंटरनेशनल रिलेशंस के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है कि हमारे पास इस प्रीलिम्स 2022 के लिए कुछ कोर्सेज हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहले इसमें एक प्रीलिम्स क्रैश कोर्स की बात हो रही है जिसका नाम तेजस है। इसमें आपको 250 प्लस आवर्स के वीडियो लेक्चर्स, इसमें आपके करंट अफेयर्स और स्टैटिक दोनों इंक्लूडेड हैं। काफ़ी सारे टेस्ट, फुल लेंथ और सेक्शनल, और वीकेंड डाउट सेशंस वगैरह सब कुछ हैं इसमें आपको फ्री सीसैट के क्लासेस और उनके टेस्ट सीरीज भी मिलती है। बट स्टिल अगर आप केवल टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करना चाहते हो, आपको वीडियो लेक्चर्स नहीं चाहिए, आपका रिवीजन ऑलरेडी चल रहा है अच्छा, तो आप उसके लिए लास्ट माई लीप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपके 19 सेक्शनल टेस्ट हैं, 5 करंट अफेयर्स के टेस्ट हैं, 15 फुल लेंथ टेस्ट हैं, 4 सीसैट के टेस्ट हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए आप dpp.onlyis.in पे ज्वाइन कर सकते हो। एट द सेम टाइम एक सीसैट के लिए प्रोग्राम है जो कि ऐसे स्टूडेंट्स को केटर करता है जिनका सीसैट वीक है। तो सीसैट एक्सपर्ट प्रोग्राम आपके सभी सीसैट के टॉपिक्स को कवर करता है वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में, और छोटे छोटे हैंडआउट्स भी हर लेक्चर के बाद आपको मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए, और लास्ट में कुछ फुल लेंथ टेस्ट हैं इसमें। इसके अलावा अगर आप 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे प्रारंभ बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको एक फुल फाउंडेशन बैच के तरीके से सारी रिक्वायरमेंट्स यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से फुलफिल की जाती है। इसमें वीडियो लेक्चर्स भी हैं, स्टडी मटेरियल्स भी हैं, टेस्ट सीरीज भी हैं, मेंटोरशिप भी है, इंटरव्यू गाइडेंस भी है, सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप video.onlyis.in पे विजिट करो। याद रखना कि तेजस प्रोग्राम के लिए भी आपको video.onlyis.in पर ही विजिट करना है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है इन सभी बैचेस से रिलेटेड तो आप हमें सिंपली इस नंबर पर कॉल कर सकते हो या फिर info@onlyis.com पे हमें मेल ड्रॉप भी कर सकते हो। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। काउंसिल ऑफ यूरोप ने अभी हाल ही में रशिया को सस्पेंड कर दिया, पूरी तरीके से नहीं, केवल रशिया अपने रिप्रेजेंटेशन के राइट्स को खो चुका है काउंसिल में। चूंकि रशिया को पूरी तरीके से रिमूव नहीं किया गया है तो जो काउंसिल ऑफ यूरोप की ऑब्लिगेशंस हैं ह्यूमन राइट को लेकर, उन्हें तो रशिया को अभी भी फॉलो करना ही होगा। और पॉसिबली यही रीजन भी रहा कि रशिया को पूरी तरीके से बाहर नहीं किया गया, क्योंकि रशिया ने वॉर डिक्लेयर कर दिया है यूक्रेन के ऊपर। इस युद्ध को होते 5 दिन हो चुके हैं और ह्यूमन राइट के मैसिव वायलेशंस देखे जा रहे हैं। रशियन आर्मी जहां से भी गुजर रही है वहां पे गांवों को जला दिया जा रहा है, जो कि वॉर की एक सबसे इफेक्टिव टैक्टिक मानी जाती है सामने वाले के मन में डर पैदा करने के लिए कि आप जहां भी जा रहे हैं आगजनी कर दीजिए, ताकि डर पैदा हो और सामने वाला जल्दी घुटने टेक दे, सरेंडर कर दे। तो रशिया वो सभी वॉर टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा है जिससे वो जल्दी से जल्दी कीव पे कब्जा कर ले। ह्यूमन राइट के वायलेशंस पैरेलली होंगे तो उन्हें रोकने के लिए ही काउंसिल ऑफ यूरोप ने परमानेंटली सस्पेंड नहीं किया है रशिया को। इस काउंसिल को बनाया गया था 1949 में ट्रीटी ऑफ लंदन के माध्यम से। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे फाउंड किया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, ताकि दुनिया भर में ह्यूमन राइट को अपहोल्ड किया जा सके, डेमोक्रेसी को बचाया जा सके और रूल ऑफ लॉ को इंश्योर किया जा सके। ये यूरोपियन यूनियन से अलग है, ध्यान दीजिएगा, ये उसकी शाखा नहीं है, उससे डिफरेंट है। इसमें है 47 मेंबर्स, जिसमें से 27 तो ईयू के ही हैं और बाकी कुछ और भी मेंबर्स हैं। ये कोई बाइंडिंग लॉज नहीं बनाते, मतलब कुछ ऐसा नहीं जो सभी को मानना पड़ेगा, लेकिन इनके पास कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को जो यूरोपियन स्टेट्स ऑन वेरियस टॉपिक्स, यूरोपियन स्टेट्स ने कई सारे टॉपिक्स पे तैयार किए हैं, उन्हें इन्फोर्स करने की क्षमता होती है। जो काउंसिल है उसके पास यूनाइटेड नेशंस में ऑब्जर्वर का भी स्टेटस है। हेडक्वार्टर्ड है फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में। ऑपरेशन गंगा के बारे में है। अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने शेयर किया है एक हाई लेवल मीटिंग को, जहां पे ऑपरेशन गंगा के तहत लिए जा रहे एफर्ट्स को रिव्यू किया गया कि कैसे इंडियंस को यूक्रेन से बाहर निकाला जाए, उन्हें वापस लाया जाए। यूक्रेन वॉर में है, वहां पर इंडियन स्टूडेंट्स खतरे में हैं, डेफिनेटली खतरे में हैं, जहां पर वो पढ़ाई के पर्पज से, मेडिसिन पढ़ने के पर्पज से गए हुए हैं। रशियन इन्वेजन जो यूक्रेन में हुआ, कई सारी सिटीज उससे प्रभावित हैं, इंक्लूडिंग उनकी कैपिटल कीव। इंडिया प्रयास कर रहा है इंडियन सिटीजन्स को वहां से बाहर निकालने का। ऑपरेशन गंगा वो इनिशिएटिव है जिसके तहत हम यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस स्कीम के तहत या इस पूरे ऑपरेशन के तहत इंडिया ने अभी तक 1000 लोगों को वापस बुला लिया है। 24/7 कंट्रोल सेंटर स्टैब्लिश किया गया है, जहां पर लोगों को मदद दी जा रही है। उन्हें क्रॉसिंग पॉइंट्स पर लाया जा रहा है, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाक रिपब्लिक तक, और उसके बाद उन्हें बाई एयरवेज इंडिया लाया जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन ने अपना एयरवेज बंद कर दिया ऑन द वेक ऑफ वॉर। ओपी गंगा हेल्पलाइन एक ट्विटर हैंडल भी स्टार्ट किया गया है, जिसके माध्यम से उन्हें सारी जानकारियां साझा की जा रही हैं। थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस, स्पेशली स्टूडेंट्स, यूक्रेन में फंसे हुए हैं। स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के माध्यम से हम उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले भी इंडिया ने कुछ ऑपरेशंस रन किए हैं
उनके बारे में भी बता देता हूं। वंदे भारत 2020 में कोविड-19 पैंडेमिक ने जब हिट किया पूरी दुनिया को, तो दुनिया भर से इंडियन नेशनल्स को वापस बुलाने के लिए लाया गया वंदे भारत मिशन। ऑपरेशन समुद्र सेतु, ये भी कोविड-19 पैंडेमिक में वापस लाने के लिए ही था लोगों को, लेकिन ये एक नेवल ऑपरेशन था जहां पे नेवी लोगों को वापस ला रही थी बाई वाटरवेज। ऑपरेशन राहत 2015 में जब यमनी गवर्नमेंट और हौती रेबल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ तो वहां पर रहने वाले लगभग 5600 इंडियंस को वापस लाया गया। ऑपरेशन मैत्री 2015 में चला, जहां पर जब नेपाल में अर्थक्वेक आया तो एक रेस्क्यू ऑपरेशन के फॉर्म में आया ऑपरेशन मैत्री। इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्म फोर्सेस ने नेपाल की मदद के लिए यह ऑपरेशन चलाया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स के बारे में है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट ने डिसाइड किया है कि वो कोई प्रोविजनल बैन नहीं लगाएंगे रशियन फिगर स्केटर के ऊपर, और वो बीजिंग ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनके ऊपर एंटी डोपिंग के या जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड है उसके तहत डोपिंग का आरोप लगाया गया था। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स CAS ये एक इंस्टीट्यूशन है जो इंडिपेंडेंट होता है किसी भी स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन से, जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। देखिए यहां मामला डोपिंग का है, आप इसे यूक्रेन पर रशिया के हमले से मत जोड़िएगा, वो एक डिफरेंट इशू है। इनके ऊपर जो भी कार्रवाई होनी थी वो डोपिंग के आरोपों में होनी थी। देखिए ये जो पूरी बॉडी है CAS कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट, ये स्पोर्ट रिलेटेड डिस्प्यूट्स को सेटल डाउन करता है या तो आर्बिट्रेशन या मीडिएशन के माध्यम से, या जो भी इनके प्रोसीजर्स हैं उन्हें अडॉप्ट करके। CAS को 1984 में बनाया गया था। एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल अथॉरिटी की तरह ये मतलब जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट है ICAS, उसी की एडमिनिस्ट्रेटिव या फाइनेंशियल अथॉरिटी में वर्क करता है। यह हेडक्वार्टर्ड है स्विट्जरलैंड के लाउजाने में। इनके कुछ कोर्ट्स और भी अन्य जगहों पे हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क सिटी ऑस्ट्रेलिया, सिडनी यूनाइटेड स्टेट्स और लाउजाने। जो टेम्परेरी कोर्ट हैं उन्हें जो अभी ओलंपिक होस्ट सिटीज होती है वहां पे भी स्टैब्लिश किया जाता है। इनके पास 300 आर्बिट्रेटर्स हैं 87 कंट्रीज से, जो अपने अपने स्पोर्ट्स के मामलों के एक्सपर्ट हैं। 300 केसेस अभी तक रजिस्टर्ड हैं या रजिस्टर किए जाते हैं CAS में हर साल। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन के बारे में है। रशिया ने यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन किया हुआ है। यूक्रेन और रशिया इस समय वॉर में है। टर्की ने इन बिटवीन मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन को इफेक्टिव बना दिया है। क्या है ये मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन और कैसे इससे रशिया प्रभावित होगा, इन बातों पर चर्चा करते हैं। इसके पहले इसके प्रभाव का जो एरिया है उसे देख लेते हैं कि मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन अगर एप्लीकेबल किया गया रशिया के द्वारा टर्की के द्वारा तो ये इफेक्टिव कहां होगा। इस मैप को देखिए, यहां पे ब्लैक सी दिख रहा है, ये है मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, और मेडिटेरेनियन सी में ये एजियन सी का हिस्सा है। यहां पर एक स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट जिसे स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल्स कहा जाता है, और दूसरी स्ट्रेट यहां पे है जिसे स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस कहा जाता है। तो दो स्ट्रेट्स मैंने मार्क किए हैं, अगर आपको दिख रहा हो तो। ये जो मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन है ये इस बात को इंश्योर करता है कि इन दोनों ही स्ट्रेट्स पर टर्की की ओनरशिप होगी, क्योंकि ये टर्की के डोमेन में ऑलमोस्ट आ भी जाता है। अगर मैं स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस की बात करूं तो इसे टर्किश स्ट्रेट, इस वाले की बात कर रहा हूं मैं, ब्लैक सी स्ट्रेट या स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, तीनों ही नामों से पुकारा जाता है। ये दोनों स्ट्रेट एजियन सी को, जो कि पार्ट है मेडिटेरेनियन सी का, कनेक्ट करते हैं ब्लैक सी से। किससे? सी ऑफ मरमरा से होते हुए। और इसके दौरान जब भी कोई व्यक्ति गुजरता है तो उसे इन दोनों स्टेट से होकर गुजरना होता है, स्टेट ऑफ डार्डेनल्स और स्टेट ऑफ बॉस्फोरस। तो कुल मिला के मेडिटेरेनियन सी को अगर ब्लैक सी से कनेक्ट करना है, ब्लैक सी से किसी भी शिप को मेडिटेरेनियन सी या कहीं और जाना है, तो उसे सी ऑफ मरमरा और इन दोनों स्टेट से होकर ही गुजरना होगा। इसी संबंध में 1936 में आया मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन, जिसने इन दोनों स्टेट्स पर टर्की की ओनरशिप को एक्सेप्ट किया। यहां पर यह भी कहा गया कि अगर युद्ध की स्थिति आती है तो टर्की के पास यह अथॉरिटी होगी कि जो वॉरिंग पार्टीज हैं, दो देश जो युद्ध में हैं, वो उनके वॉरशिप्स को इस स्ट्रेट को एक्सेस करने से रोक सकता है। इस संबंध में आर्टिकल 19 का प्रावधान है। आर्टिकल 19 यहां पर थोड़ा सा एक एक्सेप्शन भी क्रिएट करता है, जिससे यह मैनिपुलेशन आ सकता है। जैसे इसे इफेक्टिव करने के बाद टर्की ने इस बात को इंश्योर कर दिया कि अब रशिया इस स्ट्रेट का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा ब्लैक सी में जाने के लिए और वहां से यूक्रेन के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन आर्टिकल 19 जो इसमें एक एक्सेप्शन ऐड करता है, उसका इस्तेमाल करके रशिया अभी भी इसका इस्तेमाल कर पाएगा। आर्टिकल 19 ये बोलता है कि यहां पर वो देश जो ब्लैक सी के आसपास हैं, उनके पास कुछ लिवरेज होगा। जैसे कि
जो बेलिग्रेंट पार्टीज हैं या पावर्स हैं जो आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके वॉर वेसल्स अगर अपने बेसिस पर वापस जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। कोई ब्लैक सी में आ गया, आप उस पूरे चैनल को ब्लॉक कर रहे हो, लेकिन वो कहते नहीं मुझे रिटर्न जाना है जहां से मैं आया हूं वहां पे, तो अलाउ करोगे कि नहीं? तो आर्टिकल 19 उसे अलाउ करता है। कहने का मतलब यह है कि आप इस मैप को देखिए, यहां पर आपको यूक्रेन दिख रहा है, ये दिख रहा है रशिया। तो अगर रशिया के कोई वॉरिंग शिप्स हैं जो कि ब्लैक सी में वर्तमान में प्रेजेंट नहीं है, तो वो इन स्टेट्स का इस्तेमाल करके ब्लैक सी में आ सकते हैं, बिकॉज उनके बेसिस यहां भी तो हो सकते हैं रशिया में, तो वो यहां रिटर्न आ सकते हैं। फर्दर इसमें एक मामला और आ जाता है, लेट मी एक्सप्लेन यू। इसका मतलब यह है कि ओरिजिनल बेसिस पे वो रिटर्न आ सकते हैं और रशियन फ्लीट इसका इस्तेमाल करके जो उनके अदर वॉरिंग शिप्स हैं उन्हें ब्लैक सी में ला सकते हैं, बिकॉज वो अपने बेसिस पे रिटर्न आ रहे होंगे और यहां पे आके वो यूक्रेन के ऊपर हमला भी कर सकते हैं। तो ये तो एक तरीका होगा जिसके बाद मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन को डिफाई कर सकता है या मैनिपुलेट कर सकता है रशिया। दूसरा तरीका यह है कि किसी भी शिप को कहां जाना है उसके लिए होता है एक ऑफिशियल असाइनमेंट, जहां उसे असाइन किया जाएगा वो शिप वहीं जाएगा। और आईएमओ के अकॉर्डिंग, यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, कोई भी कंट्री अपने शिप्स को अपनी टेरिटरी के लिए असाइन तो कर ही सकती है। तो अगर रशिया अपने शिप्स को ब्लैक सी से होते हुए इस लोकेशन के लिए असाइन कर दे जो यहां पर उनका बेस नहीं है उनको भी, तो वो इस स्ट्रेट के माध्यम से यहां पर आ सकते हैं ब्लैक सी में और उसके बाद यूक्रेन के ऊपर हमला कर सकते हैं। तो कुल मिला के यहां पर मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन को इफेक्टिव बना दिया गया है रशिया को बार करने के लिए, लेकिन इसका प्रभाव कम ही होगा क्योंकि कई सारे रास्ते हैं जिनके माध्यम से रशिया इस पूरे कन्वेंशन को डिफाई कर सकता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंटरनेशनल मॉनसून प्रोजेक्ट ऑफिस के बारे में है। इस ऑफिस को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक के द्वारा। इसे स्टैब्लिश किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में। ये इंटरनेशनल मानसून रिसर्च को सपोर्ट करेगा और एक लीडरशिप प्रोवाइड करेगा जो भी रिसर्चेस हो रही हैं, और इन्हें लीडरशिप मिलेगी वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम की। वर्ल्ड वेदर रिसर्च प्रोग्राम भी इसमें इन्वॉल्व रहेगा। सिग्निफिकेंस ये रहेगी कि IMPO जो कि इंडिया में होगा, ये इंटीग्रेटेड साइंटिफिक अप्रोच को थोड़ा एक्सपेंड करेगा दुनिया भर में जो मानसूनल वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है उसको लेकर। मानसून को लेकर हमारी प्रिडिक्शन की स्किल इनहेंस होगी, साइक्लोन्स को हम अच्छी तरीके से जज कर पाएंगे, उनके आने की स्थिति को समझ पाएंगे और मानसून रिसर्च को इससे बढ़ावा मिलेगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में है। यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर चल रहा है, कई सारे इंस्टीट्यूशंस रशिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रहे हैं। इसी दौरान दबाव बना AIIB के ऊपर भी, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जो कि बीजिंग में बेस्ड है। यद्यपि चाइना, इंडिया और UAE ने एक न्यूट्रल स्टांस रखा हुआ है और इसे रशिया के सपोर्ट के तौर पे भी देखा जा रहा है। लेकिन AIIB ने अभी हाल ही में यह कहा कि रशिया और बेलारूस, जो कि लगभग एक साथ हैं इस पूरे यूक्रेन के खिलाफ वॉर में, इनके प्रोजेक्ट्स को अब हम रिव्यू कर रहे हैं और हमने इसे होल्ड पे डाल दिया है। हम देखेंगे कि क्या इसे जारी किया जाना चाहिए। साइटिंग रशियन यूक्रेनियन वॉर। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात करें तो एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है जो 2016 के जनवरी से इफेक्टिव है। यह ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, बेसिक सर्विसेज देता है, इंटरकनेक्टिविटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंश्योर करता है, पूरे रीजन में इंफ्रा को भी एडवांस करने की कोशिश करता है। हेडक्वार्टर्ड है बीजिंग में। सबसे ज्यादा इसके मेंबर्स हैं। चाइना के पास है सबसे बड़ी शेयर होल्डिंग, दैट इज ऑफ 26.61%। नंबर आता है उसके बाद इंडिया का, जो कि उसकी तुलना में काफी कम है लेकिन सेकंड रैंक पे है 7.6%। रशिया है थर्ड नंबर पे 6.01% और जर्मनी 4.2% पे। कुल मिला के कि रशिया और बेलारूस जिनके प्रोजेक्ट्स को होल्ड किया गया है वो दोनों ही एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हिस्सा है। इसमें जो शेयर होल्डिंग है वो 75% रीजनल मेंबर्स की है। इसमें कुछ ऑर्गन्स काम करते हैं, जिसमें पहला है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। हर देश अपनी ओर से एक गवर्नर और एक अल्टरनेट गवर्नर अपॉइंट करता है और वो उस देश की मर्जी पर होता है कि कब तक अपने पद पे बने रहेंगे। उसी से बनता है ये बोर्ड, जो कि डिसीजन मेकिंग के कुछ रोल परफॉर्म करते हैं। दूसरी बॉडी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये बैंक के जनरल ऑपरेशंस के संबंध में जो भी गाइडलाइंस है उन्हें तैयार करते हैं और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को सौंप देते हैं, जिस पर उन्हें एक्शन लेना होता है। इंटरनेशनल एडवाइजरी पैनल भी है जो प्रेसिडेंट और सीनियर मैनेजमेंट को असिस्ट करता है स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज फ्रेम करने में। इस संबंध में प्रश्न आ चुका है 2019 के प्रीलिम्स में। प्रश्न बहुत ही साधारण था, 3 स्टेटमेंट थे, पूछा गया था कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट, AIIB के पास 80 से ज्यादा मेंबर स्टेट्स हैं। दूसरा, इंडिया के पास है लार्जेस्ट शेयर होल्डिंग। और तीसरा, इसके पास कोई भी मेंबर एशिया के बाहर के नहीं है।
तो पहला स्टेटमेंट तो सही है बिकॉज हमने देखा कि 100 से ज्यादा मेंबर्स राइट नाउ हैं। दूसरा गलत है बिकॉज चाइना के पास है सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग। और तीसरा, इसके पास एशिया के बाहर के भी मेंबर्स शामिल हैं। तो सही जवाब निकल के आएगा ए, यानी कि वन ओनली। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में है। यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ाई चल रही है। रशिया के ऊपर लगातार ह्यूमन राइट के वायलेशन के आरोप लग रहे हैं यूक्रेन में। इस संबंध में एक रिजोल्यूशन आया है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल में, जहां पर रशिया का जो एग्रेशन है यूक्रेन में उसे स्ट्रांगली कंडेम किया गया। इंडिया ने एब्सटेन किया, मतलब ना तो रशिया के फेवर में और ना ही रशिया के अगेंस्ट में वोट किया। लेकिन वर्तमान की स्थिति यह है कि कोई भी देश अगर रशिया के अगेंस्ट में वोट नहीं करता है तो इसे रशिया का फेवर ही माना जाता है। और इस बात को लेकर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके निशाने पर इंडिया भी आ रहा है, बिकॉज इंडिया हर फ्रंट पे एब्सटेन कर रहा है, जिसे रशिया के सपोर्ट के रूप में देखा जा रहा है। इसे 2006 में बनाया गया था। हम बात कर रहे हैं यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल की। इसके पहले एक संस्था हुआ करती थी, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट। ऐसा माना जा रहा था कि यह संस्था उतनी क्रेडिबल नहीं है जितना होना चाहिए, तो उसे ही बदल के यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल में परिवर्तित कर दिया गया। यह हेडक्वार्टर्ड है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। इसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो यूएनएचआरसी में आपको मिलते हैं 47 मेंबर्स एक बार में, जो कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में से ही लिए जाते हैं। और इन सीट्स को हर साल फिल किया जाता है। रीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये कोशिश की जाती है कि पूरी दुनिया का रिप्रेजेंटेशन हो ह्यूमन राइट काउंसिल में। यहां पर हर सिलेक्टेड या इलेक्टेड मेंबर जो हैं उनका कार्यकाल होता है 3 साल का। जो कंट्रीज होती हैं वो 2 बार से ज्यादा कंसेक्यूटिव टर्म नहीं ले सकते, मतलब 3 साल का एक टर्म मिला प्लस आप 3 साल का एक टर्म और ले सकते हैं, उसके बाद फिर नहीं ले पाएंगे, फिर एक गैप करना पड़ेगा, उसके बाद ही अगला टर्म मिल सकता है। यहां पर जो यूएनएचआरसी है वो नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशंस भी पास कर सकता है ह्यूमन राइट के किसी भी मुद्दे पर। फर्दर ये जो 193 यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट्स हैं उनको लेकर एक पीरियोडिक रिव्यू भी करते हैं कि वहां पर ह्यूमन राइट की सिचुएशन क्या है, और उसे पॉपुलरली कहा जाता है यूपीआर, यानी कि यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू। फर्दर ये एक्सपर्ट्स के थ्रू इन्वेस्टिगेशन भी करवाते हैं किसी भी ऐसे स्पेसिफिक कंट्रीज में जिसके ऊपर ह्यूमन राइट के वॉयलेशन के आरोप लगे हों, एक स्पेशल प्रोसीजर के माध्यम से। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मोटर व्हीकल एग्रीमेंट एमवीए के बारे में है। बीबीआईएन, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल ने मोटर व्हीकल एग्रीमेंट साइन किया था। उसे इंप्लीमेंट करने की बारी थी, तो अभी हाल ही में इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल ने इसे फाइनलाइज कर दिया है। ध्यान दीजिएगा, भूटान ने अभी तक इसे फाइनलाइज नहीं किया है। क्यों नहीं किया अभी मैं आपको बताता हूं। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल ने 2015 में थिम्पू में भूटान में ये मोटर व्हीकल एग्रीमेंट तैयार किया था। भूटान में ही तैयार हुआ था, भूटान ने इसे फाइनलाइज अभी तक नहीं किया है। ऑब्जेक्टिव यही था कि इन चारों देशों में जो भी व्हीकल्स हैं वो आसानी से सर्टेन कंडीशंस के बाद एक दूसरे देशों में आ जा सकें। उनके पास कुछ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस लागू हो सकती हैं। जो टैरिफ होंगे, अगर कोई व्हीकल एक देश से दूसरे देश में जा रही है तो वो क्या लागू होंगे, ये बायलैटरल या ट्राइलैटरल तरीके से डिसाइड कर लिया जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक टेक्निकल एडवाइजरी और फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है बीबीआईएन के एमवीए यानी कि मोटर व्हीकल इनिशिएटिव को। और ये जो असिस्टेंस है ये सासिक का भी हिस्सा है। सासिक का यहाँ पे फुल फॉर्म है साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम। भूटान ने क्यों ज्वाइन नहीं किया? भूटान का अभी जो ऑब्जेक्टिव है वो कार्बन निगेटिव बनना है कि हम कार्बन का एमिशन कम से कम करें, एंड दैट इज द रीजन कि वो एमवीए का हिस्सा नहीं बनना चाहते। वो चाहते हैं कि वो नहीं चाहते कि उनके यहाँ से दूसरे देशों से व्हीकल्स आए जो कार्बन का एमिशन करें और वो कार्बन निगेटिव बनने का अपना ऑब्जेक्टिव अटेन ना कर पाए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के बारे में है। IEVP 2022 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस प्रोग्राम को 2012 से चला रहा है। इसमें बेसिकली वो कई सारे अन्य देशों से लोगों को बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, इंटरनेशनल डेलीगेट्स को कि आप आइए और देखिए हमारे यहाँ इलेक्शन कैसे होता है। आइडियाज का एक्सचेंज होता है, एक्सपीरियंसेस शेयर किए जाते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड स्किल्स को दिखाया जाता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसे इतने मैसिव स्केल पे भारत में इलेक्शंस करवा लेता है। जो IEVP 2022 रहा, इसमें 32 देशों से और 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से डेलीगेट्स आए, जिनमें शामिल रहे IDEA इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम IFES, एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज AWEB और कम्युनिटी ऑफ डेमोक्रेसीज, इनके भी डेलीगेट्स यहां पर आए। IDEA की बात करें तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कोशिश करता है कि दुनिया भर में जो भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो मजबूत बने रहें, वो
सस्टेनेबल, इफेक्टिव और लेजिटिमेट तरीके से डेमोक्रेसीज को स्ट्रेंथन कर सकें। हेडक्वार्टर्ड है स्वीडन के स्टॉकहोम में। इसके पास यूनाइटेड नेशंस में ऑब्जर्वर का भी दर्जा है। वैसे इलेक्शन कमीशन बुलाता जरूर है लोगों को कि आप आइए और देखिए कि इलेक्शन कमीशन कैसे बढ़िया इलेक्शंस करवाता है, लेकिन अभी हाल ही में मैं इलेक्टोरल प्रोसेस में इन्वॉल्व हुआ जब उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस चल रहे थे, तो मुझे एक बहुत ही बड़ा लूप होल समझ में आया इंडिया में इलेक्शन प्रोसेस का। हुआ ये कि जहां पर मैं था वहां पर एक व्यक्ति वोट करने के लिए आता है, सपोज करिए पर्सन ए वोट करने के लिए आते हैं, तो उन्हें यह बताया जाता है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, पीठासीन अधिकारी होते हैं, 4 लोग होते हैं ना टीम में जो वोटिंग करवाते हैं, उन्होंने बताया कि आपका वोट तो पड़ गया है। अब वो नाराज हो गए, वो बाहर गए, उन्होंने मीडिया में काफी हल्ला मचाया कि फेक वोटिंग हो रही है। तो फिर जानकारी में आया कि पता करिए आखिर ये लफड़ा हुआ क्या है, क्यों हुआ है लफड़ा। तो मैं उस जब प्रोसेस में इन्वॉल्व हुआ तो मुझे ये पता चला, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे उन्होंने मुझे बताया कि सर यहाँ पर एक व्यक्ति आया, उसने हमें आधार कार्ड दिखाया, उसके नाम पिता का नाम हमारे पास डेटाबेस में था, हमने आधार कार्ड देखा, उसकी वोटिंग करवा दी। अब दूसरा व्यक्ति उसी नाम और पिता का नाम का आधार कार्ड लेकर हमारे पास आ गया है। तो मैंने कहा कि फिर आपको देखना चाहिए ना कि इस आधार कार्ड का नंबर सही है कि नहीं है। तो उन्होंने मुझे बहुत ही सरप्राइजिंग बात बताई। उन्होंने मुझसे कहा कि सर हमें आधार कार्ड का डेटा नहीं मिलता, इलेक्शन कमीशन हमें आधार कार्ड का डेटा नहीं देता। तो मैंने कहा तब तो कोई भी किसी भी का भी आधार कार्ड लेकर आ जाए और वोट डाल के चला जाए, क्योंकि पिक्चर्स तो आधार कार्ड में ब्लर होती हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल सर ऐसा हो सकता है। अब देखिए बाद में दूसरा पर्सन आ गया वोट करने तो समझ में आया कि एक वोट गलत पड़ गया है। अगर ऐसा ना हो तो कितने सारे लोगों के वोट्स पड़ जाएंगे और पता नहीं चलेगा। तो इलेक्शन कमीशन का एक बहुत ही बड़ा लूप होल है ये, जिसे निश्चित तौर पर उन्हें संज्ञान में लेना चाहिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के बारे में है। मध्य प्रदेश की सरकार ने पार्टनरशिप करी है IFAD के साथ। IFAD बोलेंगे अब हम इसे, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को। इन्होंने 2 इनएक्सपेंसिव और इंडिजिनियस आइडियाज निकाले हैं ताकि बैलेंस्ड मील यानी कि एक अच्छा और संतुलित भोजन मिले, इसके लिए महिलाओं को इनकरेज किया जाए। यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं है, काइंड ऑफ आइडिया है। यू कैन अंडरस्टैंड आइडिया क्या है, बता दूंगा अभी मैं। बात करते हैं पहले IFAD की। ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UN की, 1977 में बनाई गई थी। ये ग्रांट और लोन देते हैं बहुत ही कम इंटरेस्ट पे सर्टेन प्रोजेक्ट्स के लिए जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हों। ये रूरल पीपल के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन को इम्प्रूव किया जा सके और किसानों की इनकम बढ़े। ये लोगों को उनके बिजनेस को एक्सपेंड करने में भी मदद करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन 1974 में हुए वर्ल्ड फूड कॉन्फ्रेंस का आउटकम है, उसी के आउटकम के तौर पे ये एग्जिस्टेंस में आया और हेडक्वार्टर्ड है रोम में। और इस संस्था के एक प्रेसिडेंट होते हैं जो इसे हेड करते हैं। IFAD के 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है लोगों की, उसे बढ़ाया जाए, मार्केट के साथ उन्हें जोड़ दिया जाए ताकि उन्हें फायदा मिले, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट रेजिलियंस को इंश्योर करें इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, ताकि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से नुकसान हो रहा है उसको हैंडल करने की कैपेसिटी बढ़े। 177 मेंबर कंट्रीज हैं और IFAD रूरल डेवलपमेंट रिपोर्ट भी हर साल लेकर आता है। 2 जो आइडियाज है उनकी बात करते हैं। पहला आइडिया है 7 days 7 plot प्रोग्राम। किसानों से या फिर जो महिलाएं हैं उनको सिखाया जाएगा कि उनके पास जो भी जमीन है उनके घर के आसपास, उसे वो 7 प्लॉट्स में डिवाइड कर दें, यानी कि 7 छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दें और 7 हिस्सों में वो अलग अलग सब्जियां लगा दें। ठीक है, एक दिन वो एक प्लॉट में से सब्जी निकाले, मतलब जब वो हो जाए तो इसमें से निकाल के वो उसे पका के खाएं। अगले दिन इसमें से, फिर इसमें से, फिर इसमें से, इसमें और फिर इसमें से। जब वो 7वें दिन इस प्लॉट से सब्जी निकाल के इस्तेमाल कर लेंगे खाने के लिए, तब तक इस प्लॉट में सब्जियां फिर से तैयार हो जाएंगी खाने के उद्देश्य से। इससे हर दिन उन्हें अच्छी सब्जियां मिल जाएंगी, वो भी अलग अलग तरीके से, जो न्यूट्रिशनल कैपेसिटी को एनहेंस करेंगे। वो उनके लिए अफोर्डेबल होगा और उन्हें बाजार से महंगी सब्जियां भी नहीं लेनी पड़ेंगी। तो दैट इज 7 days 7 plot प्रोग्राम। दूसरा है तिरंगा थाली। तिरंगा थाली में बेसिकली 3 कलर रिप्रेजेंट करेंगे 3 प्रकार के न्यूट्रिशनल जो कैपेसिटी है उसे, जैसे कि सैफरन में आएंगे पल्सेस या फिर येलो स्प्लिट पीज, जो आपको येलो या सैफरन कलर की चीजें मिलेंगी, जैसे पिजन पी, लेंटिल्स, ये प्रोटीन के सोर्सेस होते हैं। व्हाइट में आ जाएगा राइस, मिल्क और रोटी, जो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स होता है। ग्रीन में लीफी वेजिटेबल्स, जो विटामिन और मिनरल्स का प्रतीक होता है। तो ये 3 कलर्स रिप्रेजेंट करेंगे जो न्यूट्रिशन दिया जाए, नीडेड है, उसके बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मोस्ट फेवर्ड नेशन के बारे में है। यूक्रेन और रशिया के बीच वॉर जारी है। यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन, कनाडा और जापान प्लान बना रहे हैं कि वो एक साथ रशिया का जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा है उसे खत्म कर देंगे, क्योंकि उन्होंने यूक्रेन के अगेंस्ट एग्रेशन दिखाया। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो 164 मेंबर्स हैं वो एक साथ मिलकर आते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि सभी देशों को एक दर्जा दिया जाएगा। मतलब जो लोवेस्ट टैरिफ है,
हाईएस्ट इंपोर्ट कोटा है या कम ट्रेड बैरियर्स हैं गुड्स एंड सर्विसेज में, वो सभी लोगों को इक्वली दिए जाएंगे। हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, किसी को ज्यादा चार्ज नहीं करेंगे। और ये जो मैकेनिज्म है इसे ही कहा जाता है MFN, मोस्ट फेवर्ड नेशन, जिसमें सभी लोगों को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है। कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, किसी दो देश ने बायलैटरल ट्रीटी कर ली या डेवलपिंग कंट्रीज को कोई स्पेशल एक्सेस देना चाहता है अपने मार्केट की, तो फिर कुछ हो सकता है। नहीं तो यूजुअली ये होता है कि आप हर देश को एक समान दर्जा दीजिए। MFN स्टेटस को रिमूव करने का क्या मैकेनिज्म है, कैसे रिमूव कर सकते हैं अगर ये देश करना भी चाहते हैं? देखिए, इसका कोई फॉर्मल प्रोसीजर नहीं है कि कैसे कोई प्रस्ताव लेकर आएंगे फिर हटा देंगे, और ऐसा भी कुछ मैकेनिज्म नहीं पता है कि क्या किसी देश का MFN का दर्जा हटाने के बाद WTO को इन्फॉर्म करना होता है। जैसे इंडिया ने MFN का दर्जा पाकिस्तान का 2019 में सस्पेंड कर दिया, जब पाकिस्तानी बेस्ड इस्लामिस्ट ग्रुप या टेरर ग्रुप्स के द्वारा हमला किए जाने पे हमारे 40 पुलिस के जवान शहीद हुए थे। उसके बाद पाकिस्तान ने तो हमें कभी MFN का दर्जा दिया ही नहीं। MFN स्टेटस का मतलब अगर हटा लिया जाता है तो क्या होता है? ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा कि रशिया अब इन वेस्टर्न अलाइज का या वेस्टर्न कंट्रीज का इकोनॉमिक पार्टनर नहीं रह गया। रिजल्टेंट उसके खिलाफ इंपोर्ट टैरिफ्स बढ़ाए जा सकते हैं, रशियन गुड्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, इवन उन्हें बैन किया जा सकता है। इवन रशिया का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उसे भी इग्नोर किया जा सकता है। तो ये सारे नुकसान रशिया को हो सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो 1954 के हेग कन्वेंशन के बारे में है। जब युद्ध होता है तो जो हेरिटेज साइट्स होती हैं उन्हें भी नुकसान होता है। बमबारी इस बात को संज्ञान में लेकर नहीं की जाती कि केवल नई बिल्डिंग्स को अटैक करना है, उसमें जो हेरिटेज बिल्डिंग्स होती हैं वो भी निशाना बनती हैं। यूनेस्को कोशिश करता है कि ऐसे हेरिटेज को बचाया जा सके इन आर्म कॉन्फ्लिक्ट से, क्योंकि आपने तो एक झगड़ा किया 20 दिन 25 दिन, एक वॉर किया जिसमें कई सारे लोगों की जान भी गई और आपने कुछ मॉन्यूमेंट्स को बर्बाद कर दिया, लेकिन वो मॉन्यूमेंट्स 2000 साल पहले कभी बनाए गए थे जो उस समय की माइट को पोर्ट्रे करते हैं। उन्हें बचाना भी जरूरी होता है, जिस तरीके से लोगों की लाइफ को बचाना जरूरी होता है। यूनेस्को जो यूक्रेन की अथॉरिटीज हैं उनके साथ मिलकर कोशिश कर रहा है कि डिस्टिंक्टिव ब्लू शील्ड एम्ब्लम लगा दिया जाए या उसे एप्लीकेबल कर दिया जाए 1954 का जो हेग कन्वेंशन है, ताकि जो कल्चरल प्रॉपर्टी है उसे बचाया जा सके। 1954 में हेग कन्वेंशन आया था, जिसके माध्यम से या तो शांति की कंडीशन में या आर्म कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशन में जो मॉन्यूमेंट्स हैं उन्हें बचाने का प्रयास किया जाता है। इंडिया भी 1954 से ही इस हेग कन्वेंशन की पार्टी है। ऑब्जेक्टिव यही है कि जो कल्चरल प्रॉपर्टी है उसे बचाएं। इसमें बहुत कुछ शामिल होता है, जैसे आर्किटेक्चर, आर्ट या हिस्ट्री, आर्कियोलॉजिकल साइट, वर्क ऑफ आर्ट, मैन्युस्क्रिप्ट, बुक्स, ऑब्जेक्ट या जो कोई भी आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट हो, हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिकल इंटरेस्ट का, साइंटिफिक कलेक्शन हो, कुछ भी, उसे बचाया जाए। सिग्निफिकेंस ये है कि ये ना केवल पीस टाइम में बल्कि कॉन्फ्लिक्ट के समय में भी एप्लीकेबल रहता है और इन मॉन्यूमेंट्स को बचाने की कोशिश की जाती है। ब्लू शील्ड एम्बलम एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1996 में बनाया गया। ये एक इंडिपेंडेंट, न्यूट्रल, नॉन गवर्नमेंटल, नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो वॉर की कंडीशन में मॉन्यूमेंट्स को बचाने की कोशिश करता है। इसके पास एक एम्बलम है जो कुछ ऐसा दिखता है, इसी का इस्तेमाल करते हैं ये वॉर की कंडीशन में जो मॉन्यूमेंट्स हैं उन्हें बचाने को लेकर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जिनेवा कन्वेंशन के बारे में है। रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध जारी है। कंसर्न है कि मैसिव ह्यूमन राइट्स के वायलेशन हो रहे हैं और जिनेवा कन्वेंशन को भी तोड़ा जा रहा है। जिनेवा कन्वेंशन जिसे 1949 में साइन किया गया, इसमें कुछ एडिशनल प्रोटोकॉल्स भी हैं जो कोशिश करते हैं कि युद्ध के दौरान बर्बरता को कम किया जाए, लोगों को बचाया जाए जो युद्ध में इन्वॉल्व नहीं है, जैसे कि सिविलियंस, मेडिकल सर्विसेज देने वाले लोग या एड वर्कर्स, या वो लोग जो अब लड़ने की स्थिति में नहीं है, जैसे कि घायल लोग, बीमार लोग, किसी जहाज के ऊपर हमला कर दिया जाए, वो टूट जाए, या प्रिजनर्स ऑफ वॉर जिन्हें बंदी बना लिया जाए, उन्हें बचाया जाए युद्ध की एट्रोसिटीज से। कन्वेंशन कोडिफाई करता है एथिकल और लीगल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कि किसी व्यक्ति को कैसे ट्रीट किया जाएगा ड्यूरिंग वॉर। कन्वेंशन में नॉन कॉम्बेटेंट एंड प्रिजनर्स ऑफ वॉर के बारे में बात की गई है, जो लड़ नहीं रहे या जिन्हें बंदी बनाया गया है। इसमें किसी भी प्रकार के कन्वेंशनल या बायोलॉजिकल, केमिकल वेपन के इस्तेमाल को रोकने की बात नहीं की गई है। बिवेयर, सावधान हो जाइएगा। जो ट्रीटी है यहां पर आपको मिलते हैं 4 ट्रीटी मिलती है, जिसे 1949 में फॉर्मल बना दिया गया। 3 एडिशनल प्रोटोकॉल्स हैं, जिनमें से 2 तो फॉर्मलाइज कर दिया गया था 1977 में, यानी कि फॉर्मली एप्लीकेबल हो गया, और तीसरा 2005 में आया। पहले 4 ट्रीटीज की बात करते हैं। पहला है फर्स्ट जिनेवा कन्वेंशन, जहां पे बात की गई है घायल या फिर बीमार सोल्जर्स की। दूसरा है सेकंड जिनेवा कन्वेंशन, जहां पे घायल, सिक और शिपरेक्ड मतलब जो जहाज टूट जाए उस पे जो लोग रहे हों, मिलिट्री पर्सनल्स जो सी में ड्यूरिंग वॉर फंस जाते हों। थर्ड जिनेवा कन्वेंशन जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर की बात करता है। देखिए, जब अभिनंदन जी को पाकिस्तान की फोर्सेस ने पकड़ लिया था
उसके बाद थर्ड जिनेवा कन्वेंशन एप्लीकेबल हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग उन्हें अभिनंदन जी को वापस करना पड़ा था। फोर्थ जिनेवा कन्वेंशन जो सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है अगर किसी टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लिया गया हो। आर्टिकल 3 जो है इन 4 जिनेवा कन्वेंशंस का, वो बात करता है कि कई बार सिचुएशन आ जाती है आर्म कॉन्फ्लिक्ट की, जिसमें इंटरनेशनल एक्टर्स इन्वॉल्व नहीं होते, जैसे कहीं सिविल वॉर आ जाए या इंटरनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो जाए किसी देश में, और वहां पर यह आर्म कॉन्फ्लिक्ट या तो दूसरे देश में किसी अन्य स्टेट में फैल जाए या कोई तीसरी पार्टी उसे सही करने के लिए या स्टेबलाइज करने के लिए इन्वॉल्व हो। जैसे कि श्रीलंका में जब एक सिविल वॉर स्टार्ट हुआ तो इंडिया ने अपनी फोर्सेस भेजी। इस प्रकार के सिचुएशन को आर्टिकल 3 में कवर किया जाता है। पार्टीज टू कन्वेंशन 196 पार्टीज ने अभी तक इसे रेटिफाई किया है। जो 3 प्रोटोकॉल्स हैं, पहले को 174, दूसरे को 169 और तीसरे को 79 स्टेट्स ने रेटिफाई किया है। हालांकि इतना स्पेसिफिक होने की जरूरत नहीं है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल OECD के बारे में है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। अब हम इसे OECD कहेंगे तो ध्यान दीजिएगा, OECD ने अभी हाल ही में एक बयान जारी किया है। इसमें उन्होंने ये बोला कि ये जो यूक्रेन रशियन वॉर चल रहा है, इससे ग्लोबल ग्रोथ 1% तक कम हो जाएगी। क्या है OECD? OECD को 1948 में बनाया गया था। तब इसका नाम हुआ करता था ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो पूरा यूरोप तहस नहस हुआ था, उसे रिकंस्ट्रक्ट करने को लेकर, उसकी ग्रोथ को इंश्योर करने को लेकर OEEC बना था, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। 1961 में इसी का नाम बदल के OECD रख दिया गया और उसी समय नॉन यूरोपियन स्टेट्स को भी इसकी मेंबरशिप के लिए अलाउ कर दिया गया। ये फ्रांस के पेरिस में हेडक्वार्टर्ड है। इनका काम होता है कि ये पॉलिसी रिकमेंडेशंस दे कंट्री को और सॉफ्ट लॉ भी बनाए ताकि मेंबर कंट्रीज की इकोनॉमी ग्रो कर सके। 38 मेंबर्स हैं इनके पास। ध्यान दीजिएगा, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। फिर से दोहराता हूं, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, OECD का मेंबर इंडिया नहीं है। इनके गवर्नेंस को लेकर 3 बॉडीज वर्क करती हैं। पहला है OECD काउंसिल, जिनका काम डायरेक्शन और गाइडेंस का होता है। हर मेंबर कंट्री खुद को इसमें रिप्रेजेंट करती है। दूसरा है OECD सब्सटेंटिव कमेटी, ये हर थीम पर काम को ओवरसी करते हैं, जैसे कि पब्लिकेशन, टास्क फोर्स, कॉन्फ्रेंस या फिर कुछ और। OECD सेक्रेटेरिएट है तीसरी बॉडी, जिन्हें लीड किया जाता है सेक्रेटरी जनरल के द्वारा। ये स्टैंडिंग और सब्सटेंटिव कमेटी दोनों को ही सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म की तरह वर्क करता है जहां पर सभी कंट्रीज अपने पॉलिसी एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं, गुड प्रैक्टिसेस को ऑप्ट करते हैं और कॉमन प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को निकालते हैं। ये फोरम कमिटेड है डेमोक्रेसी को लेकर और मार्केट इकोनॉमी को लेकर। OECD में यूजुअली जो भी देश आपको मिलेंगे वो है हाई इनकम इकोनॉमीज, जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स काफी बढ़िया है। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो इंडिया की आर्कटिक पॉलिसी के बारे में है, जिसे अभी हाल ही में डिक्लेयर किया गया है, अनवील किया गया है। टाइटल रहा इंडिया एंड द आर्कटिक, बिल्डिंग अ पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बड़ी ही सब्जेक्टिव बातें हैं, आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा सब अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन इन अच्छी बातों को हम कवर कर लेते हैं। देखिए, बेसिकली इसमें 6 पिलर्स हैं। पहला तो ये है कि इंडिया की जो साइंटिफिक रिसर्च एंड कोऑपरेशन की कैपेसिटी है उसे स्ट्रेंथन किया जाए। दूसरा, क्लाइमेट और एनवायरनमेंट को हम प्रोटेक्ट कर सकें। तीसरा, इकोनॉमिक और ह्यूमन डेवलपमेंट कर सकें। चौथा, ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी को बढ़ावा दे सकें। पांचवा, गवर्नेंस और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को एनहांस कर सकें। और छठा, कि आर्कटिक रीजन में हम नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकें। तो अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे की गई हैं, जिसमें हमें ये करना है। पॉलिसी के यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं। ऑब्जेक्टिव्स में भी आपको खूब सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी, जैसे कि नेशनल कैपेबिलिटी को बढ़ाना है ताकि हम क्लाइमेट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इंश्योर कर सकें आर्कटिक रीजन में। दूसरा, हमें इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करना है ताकि आर्कटिक के रीजन में इंडिया के इंटरेस्ट को प्रिजर्व किया जा सके। आर्कटिक जो है वो बेसिकली हमें हमारा जो नदन पोल का रीजन है उस रीजन में आपको मिलता है। हमें क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको भी समझना है। इसके लिए हमें एक्सप्लोर करना होगा आर्कटिक रीजन को। बेटर एनालिसिस, प्रेडिक्शन और कोऑर्डिनेशन हमें करना है ताकि हम अच्छी पॉलिसी मेकिंग कर सकें और आर्कटिक में जो आइस मेल्टिंग हो रही है उसके इंप्लीकेशंस को समझ सकें। हमें जो हिमालयाज हैं उनके ऊपर जो पोलर रीजन में घटनाएं हो रही हैं उनके क्या प्रभाव पड़ते हैं उसे भी एनालाइज करना है। इंडिया और जो आर्कटिक रीजन की कंट्रीज हैं हमें उनके साथ कोऑपरेट भी करना है। फर्दर आर्कटिक काउंसिल में इंडिया के पार्टिसिपेशन को भी इंक्रीज करना है। ये जो इंडिया की आर्कटिक पॉलिसी है इन सभी चीजों को इंश्योर करेगी। इंडिया की जो एक्टिविटीज रही हैं आर्कटिक रीजन में उसकी बात करते हैं। इंडिया ने अपना एंगेजमेंट आर्कटिक रीजन में शुरू किया 1920 में, जब स्वालबार्ड ट्रीटी को साइन किया गया। ऑब्वियसली उस समय ब्रिटिशर्स का रूल था इंडिया में। आर्कटिक रिसर्च प्रोग्राम 2007 में बहुत ही एक्सटेंसिव लेवल पर स्टार्ट किया गया ताकि इस रीजन में क्लाइमेट चेंज पर फोकस किया जा सके। एक है आर्कटिक काउंसिल। आर्कटिक काउंसिल में टोटल हैं 8 देश, जिनमें शामिल हैं कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे,
आइसलैंड, रशिया, स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट्स, ये मिलकर बनाते हैं आर्कटिक काउंसिल। ये बेसिकली आर्कटिक रीजन के आसपास के देश हैं। इंडिया को इस काउंसिल में ऑब्जर्वर का स्टेटस दिया गया है। आर्कटिक जो वेदर है वो इंडिया के मानसून को इन्फ्लुएंस करता है, इसीलिए हमेशा से इंडिया के जो रिसर्चर्स हैं उनको बड़ा इंटरेस्ट रहा है आर्कटिक रीजन में। वर्तमान में एक सिंगल स्टेशन है जो आर्कटिक में इंडिया का ऑपरेशनल है, उसका नाम है हिमाद्री। नाम याद रखिएगा, हिमाद्री जो आर्कटिक रीजन में हमारा स्टेशन है वो राइट नाउ फंक्शनल है। ये सिचुएटेड है नई एल्सुन में, स्वालबार्ड में, जो कि नॉर्वे की टेरिटरी है। ठीक है, यहाँ पे लगभग 180 दिन हमारे रिसर्चर्स अवेलेबल रहते हैं। क्लाइमेट चेंज और आइस कैप्स की मेल्टिंग, इसको लेकर इंडिया वहां पर स्टडी करता रहता है। 13 एक्सपीडिशंस अभी तक भेजे गए हैं 2007 के बाद से, और 23 एक्टिव साइंस प्रोजेक्ट आर्कटिक रीजन में इंडिया के चल रहे हैं। तो ये तो स्टेटस हो गया। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल फिनलैंडाइजेशन के बारे में है। हाल ही में रशिया और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसमें यूक्रेन ने ये तो स्पेसिफाई कर दिया है कि नाटो वो ज्वाइन नहीं करेंगे। नाटो ज्वाइन करने के मामले को लेकर ही रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया था। इन दैट केस दोनों के बीच में रिकंसिलेशन के प्रयास चल रहे हैं, और इस रिकंसिलेशन के प्रोसेस में फिनलैंडाइजेशन, ये टर्म काफी ज्यादा न्यूज में आ रहा है। फिनलैंडाइजेशन, ये जो प्रपोजल है ये फ्रांस दे रहा है कि आप इसके माध्यम से डिस्प्यूट रिजॉल्व कर लीजिए। अब आपके मन में सवाल होगा कि फिनलैंडाइजेशन होता क्या है। देखिए, फिनलैंड एक कंट्री आपको पता है यूरोप की, रशिया से इसका बॉर्डर एकदम क्लोज है। ये फिनलैंड है, यहां पर आपको यूक्रेन भी दिख रहा है। फिनलैंड और रशिया चूंकि काफी क्लोज हैं तो कॉन्फ्लिक्ट की संभावना बनती थी, लेकिन फिनलैंड और रशिया के बीच में कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ नहीं। क्या रीजन रहा इसका? इसका रीजन रहा फिनलैंड की न्यूट्रलिटी। फिनलैंड हमेशा से ही न्यूट्रल रहा और वो रशिया या फिर वेस्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स में कभी उलझा ही नहीं। तो जो ये फिनलैंड की न्यूट्रलिटी का प्रिंसिपल था, इसे ही फिनलैंडाइजेशन कहा जाता है। यहां पर देखिए, जो भी जैसे फिनलैंड ने क्या किया था, ये ट्रीटी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इस ट्रीटी को साइन किया गया था 1948 में फिनलैंड के द्वारा यूएसएसआर के साथ, जहां पर यूएसएसआर ये थ्रेट फील कर रहा था कि फिनलैंड की लैंड का इस्तेमाल हो सकता है रशिया, इनफैक्ट वो जो उस समय यूएसएसआर था उसके ऊपर अटैक करने के लिए। तो फिनलैंड को उसने बोला कि देखिए भाई, अगर आप अपनी लैंड का इस्तेमाल करते हैं या वेस्टर्न फेवर में जाते हैं तो फिर हमारे आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। फिनलैंड ने समझदारी दिखाई और उसने यूएसएसआर के साथ साइन किया एग्रीमेंट ऑफ फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस, जिसके तहत उसने ये इंश्योर किया यूएसएसआर को कि हम आपके खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे और हमारी तरफ से आपको बिल्कुल कोई थ्रेट नहीं है। हम वेस्ट कंट्रीज के साथ अलाई होंगे ही नहीं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज था जिसमें यह कहा गया कि अगर फिनलैंड की लैंड एंड रिसोर्सेज का इस्तेमाल यूएसएसआर के ऊपर अटैक करने के लिए किया जाता है तो फिनलैंड अपनी आर्मी और अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेगा वेस्टर्न इनिशिएटिव्स को काउंटर करने के लिए। इन दैट केस वो यूएसएसआर की मदद भी ले सकता है। यूएसएसआर इन दैट केस अपनी आर्मी फिनलैंड के असिस्टेंस के लिए भेजेगा, जिससे ये एकदम क्लियर हो गया कि फिनलैंड अब सपोर्ट नहीं करने वाला है वेस्टर्न कंट्रीज को। और उसका रिजल्ट ये रहा कि यूएसएसआर ने कभी भी फिनलैंड के ऊपर अटैक नहीं किया। उसकी न्यूट्रलिटी की वजह से फिनलैंड ने पीस एंड प्रॉस्पेरिटी अचीव की। अभी बात यही की जा रही है। फिनलैंडाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें कोई कंट्री ये कह देती है कि वो किसी भी पार्टी को या तो फेवर या अपोज नहीं करेंगे और वो किसी के साथ भी पॉलिटिकली अलाई नहीं होंगे। तो फिनलैंड के कॉन्टेक्स्ट में ही ये वर्ड आता है। ये स्ट्रिक्ट पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी को पोर्ट्रे करता है। कोल्ड वॉर के दौरान ये फिनलैंड और यूएसएसआर के बीच में देखा गया और रिजल्ट यही था कि यूएसएसआर ने कभी फिनलैंड को इन्वेड नहीं किया। बाद में 1961 में रिचर्ड लोवेंथल ने भी इस टर्म को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया, ये कहते हुए बेसिकली ये टर्म तो 1961 में ही आया, प्रिंसिपल डेवलप हो गया था उस टाइम पे। बर्लिन क्राइसिस के दौर पे उन्होंने ये बोला था कि यूएसएसआर ने जैसे इस ट्रीटी को साइन करके, हालांकि वो नेगेटिव बोल रहे थे कि फिनलैंड के ऊपर अपना दबदबा बना लिया है, वैसे ही वो यूरोप की बाकी देशों के साथ भी करेंगे। तो अभी बात ये चल रही है कि रशिया के केस में यूक्रेन भी स्ट्रिक्ट पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी को इंश्योर करे और ये बोले कि वो यूक्रेन की लैंड का इस्तेमाल रशिया के अगेंस्ट में कभी भी नहीं होने देगा, और बल्कि अगर कभी ऐसा होता है तो वो रशियन असिस्टेंस से ऐसे एफर्ट को काउंटर भी करेगा। तो इससे हो सकता है दोनों के बीच का क्राइसिस रिजॉल्व हो जाए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल बुकारेस्ट 9 के बारे में है। शॉर्ट में आप B9 बोल सकते हो। बुकारेस्ट 9 ये जो भी देश हैं उन्होंने आर्टिकल लिखा है एक पॉपुलर इंडियन न्यूज़पेपर में, जहां पर वो इंडियंस को ये जो ऑनगोइंग वॉर है रशिया और यूक्रेन के बीच में उसके ग्राउंड फैक्ट्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि ये जो वॉर है ये रशिया ने जानबूझकर बिना प्रोवोक किए हुए और अनजस्टिफाइड रीजन से यूक्रेन के ऊपर दिखाया है, एंड दैट इज अ काइंड ऑफ रशियन एग्रेशन। बुकारेस्ट 9 के बारे में बात करें, जिसे बुकारेस्ट फॉर्मेट भी कहा जाता है, B9, इसे 2015 में फाउंड किया गया था। यह अपना नाम रोमानिया की कैपिटल सिटी बुकारेस्ट से डिराइव करता है। बुकारेस्ट 9 में बेसिकली नाटो के 9 देश हैं, यही 9 का मतलब है।
ये वो 9 देश हैं जिन्होंने कोल्ड वॉर के खत्म हो जाने के बाद नाटो को ज्वाइन किया। इन्हें वॉइस ऑफ ईस्टर्न फ्लैंक नाटो अलायंस के भीतर ये नाम दिया जाता है। ग्रुप ने एक हाई लेवल मीटिंग क्रिएट करी थी बेसिकली। देखिए, ये जो बुखारेस्ट 9 का इनिशिएटिव है इसे 2 लोगों ने लीड किया था, लाउस लोहानिस और एंड्रेज डूडा। जो एक लाउस लोहानिस हैं, ये रोमानिया के 2014 में प्रेसिडेंट बने थे और 2015 में ये डूडा जी प्रेसिडेंट बने थे पोलैंड के। इन दोनों लोगों ने इस पूरे इनिशिएटिव को स्टार्ट किया था 2015 में, ताकि ये देश आपस में अच्छी तरीके से डायलॉग्स को डीपन कर सके और नाटो के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट कर सके। जो देश इसमें शामिल है 9, उनके नाम हैं रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, बल्गारिया, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया और 3 बाल्टिक कंट्रीज एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, जिनके नाम एक साथ लिए जाते हैं। 9 देशों के नाम याद रखिएगा, न्यूज में है तो पूछा जा सकता है। ये 9 कंट्रीज कभी क्लोजली एसोसिएट हुआ करते थे सोवियत यूनियन के साथ, लेकिन बाद में इन्होंने डेमोक्रेसी का रास्ता चुना और यूरोपियन यूनियन में शामिल हो गए। जो 9 मेंबर्स हैं ये यूरोपियन यूनियन और नाटो दोनों का ही हिस्सा है। B9 की जो कंट्रीज है उन्होंने 2014 में जब रशिया ने एग्रेशन दिखाया था यूक्रेन का, वो जो रीजन है डोनबास का, ये डोनबास का रीजन है रशिया का, सॉरी यूक्रेन का, तो वहां पर, और उसके बाद क्रीमिया को उन्होंने एनेक्स भी कर लिया था, तब भी इन्होंने जो रशिया है उसके खिलाफ अपना जो गुस्सा है वो जाहिर किया था। 2014 में प्रश्न आया है, देखिए ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर प्रश्न आता है, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं। प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर आपको आइडिया देता है, क्वेश्चन थोड़ी रिपीट हो जाएगा या हो भी सकता है। पूछा गया है कि ब्रिक्स के संबंध में स्टेटमेंट्स हैं, सही गलत बताइए। पहली समिट ब्रिक्स की रियो डी जेनेरियो में हुई 2009 में और साउथ अफ्रीका ने सबसे लास्ट में ब्रिक्स को ज्वाइन किया। सही जवाब तो देखिए इसका बी ही है, क्योंकि पहली जो मीटिंग थी वो रशिया में हुई थी, तो ये तो गलत हो गया। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो ब्रिक्स मीडिया फोरम के बारे में है। जो लीडिंग मीडिया ग्रुप्स हैं 5 कंट्रीज से जो ब्रिक्स की हैं, जिनमें शामिल हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, उन्होंने अभी हाल ही में मिलकर 3 महीने लंबा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जर्नलिस्ट के लिए शुरू किया है। ये जो इनिशिएटिव है ये ब्रिक्स का मीडिया फोरम इनिशिएट कर रहा है। ये इनिशिएटिव सच में बड़ा जरूरी था, मतलब जर्नलिस्ट को सच में ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, उनको सच में समझने की जरूरत है कि जर्नलिज्म में किस प्रकार की मीडिया एथिक्स रिक्वायर्ड है, किस तरीके से उन्हें चीजों को प्रेजेंट करना है। दे रियली नीड टू अंडरस्टैंड दिस एंड दैट्स व्हाई इस प्रकार के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उन्हें सच में वेलकम किया जाना चाहिए। 2015 में ये जो ब्रिक्स मीडिया फोरम है उसे एस्टैब्लिश किया गया था 5 कंट्रीज के द्वारा। जो 5 कंट्रीज के लीडिंग मीडिया फोरम्स हैं उनके द्वारा, जैसे कि इंडिया से द हिंदू, ब्राजील का जो CMA ग्रुप है, रशिया का स्पुतनिक, चाइना का शिन्हुआ और साउथ अफ्रीका का इंडिपेंडेंट मीडिया। जो फोरम है वो एक इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव की तरह वर्क करता है, जहां पर वो ऐसी प्रैक्टिसेस को इन्वॉल्व करते हैं ब्रिक्स कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन के माध्यम से, जिससे जर्नलिज्म की क्वालिटी को बढ़ाया जा सके। ब्रिक्स कंट्रीज की बात करते हैं। ब्रिक्स देखिए 5 इमर्जिंग इकोनॉमीज का एक फोरम है, जिनमें शामिल है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्रिक ये जो एक्रोनिम है यानी कि संक्षिप्त शब्दावली है, इसे फॉर द फर्स्ट टाइम इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नील ने कॉइन किया था, जो गोल्डमैन सैक्स से बिलोंग करते थे। 2001 में ये शब्दावली हमारे सामने आई, जहां पे उन्होंने ये कहा कि ये दुनिया की जो 5 इकोनॉमीज हैं ये लार्जेस्ट इकोनॉमीज बन जाती हैं इंक्लूडिंग यूएसए। 2006 में ब्रिक कंट्रीज ने पहली बार अपने डायलॉग स्टार्ट किए और 2009 में उन्होंने डायलॉग्स को फॉर्मलाइज कर दिया कि हेड ऑफ द स्टेट्स साल में एक बार मिलेंगे। 2011 में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया और उसके बाद ये ग्रुप कंप्लीट हो गया, जिसमें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से एक देश शामिल हो गया। सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये दुनिया की 42% पॉपुलेशन, 23% जीडीपी, 30% टेरिटरी और 18% ग्लोबल ट्रेड कवर करते हैं। जो इनिशिएटिव है, कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जो ब्रिक्स से बिलोंग करते हैं। जो छठा ब्रिक्स समिट था जो फोर्टेलेजा ब्राजील में हुआ था 2014 में, वहां पे लीडर्स ने एक एग्रीमेंट साइन किया था न्यू डेवलपमेंट बैंक के लिए, और उसी के तहत एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक को स्टैब्लिश किया गया चाइना के संघाई में, वहीं पे वो हेडक्वार्टर्ड है। इसके अलावा ब्रिक्स कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट की भी तैयारी की गई। वो बिल्कुल IMF की तर्ज पे काम करता है, जहां पे अगर शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी सपोर्ट चाहिए इन 5 देशों में से किसी को या फिर किसी अन्य देश को, तो वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, देखिए 2015 में बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न आया था, देख के कठिन लग सकता है बट करंट अफेयर्स में उस समय काफी ज्यादा था। फोर्टेलेजा डिक्लेरेशन पूछा गया था किससे रिलेटेड है, तो ब्रिक्स से रिलेटेड है। जिसने पढ़ा होगा उसके लिए प्रश्न बड़ा ही उस समय आसान रहा होगा, बिकॉज उस समय काफी ज्यादा हाईलाइटेड था। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो बिम्स्टेक के बारे में है। श्रीलंका अभी 5th बिम्स्टेक के समिट को होस्ट करने वाला है। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक एक रीजनल मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है। रीजनल मतलब एक रीजन के कई सारे देश इसमें शामिल हैं। इसमें है टोटल 7 देश। इन 7 देशों के नाम आपको याद रहने चाहिए। इसे बनाया गया था 6 जून 1997 को, और इसको बनाने के लिए जो डिक्लेरेशन साइन किया गया था दैट वाज बैंकॉक डिक्लेरेशन। 7 जो देश है उनमें शामिल है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड।
इसमें ना तो है चाइना और ना ही है पाकिस्तान। तो जो देश नहीं है, मतलब कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन है उसमें चाइना पाकिस्तान में से कोई है कि नहीं है वो आप देख सकते हैं, यूएसए है कि नहीं है ये भी देख सकते हैं। तो इसमें ना तो चाइना है और ना ही पाकिस्तान है। जो बिम्स्टेक है ये बांग्लादेश के ढाका में सेक्रेटेरिएट इसका वहां पे है। इनिशियली इसका नाम, इसमें केवल 4 देश थे तो इसका नाम बिस्ट एक हुआ करता था, जिसका फुल फॉर्म था बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर, बिम्स्टेक सेंटर ऑन वेदर एंड क्लाइमेट, ये इसके कुछ स्पेसिफिक रीजनल सेंटर्स हैं। बिम्स्टेक जो रीजन है वहां पे दुनिया की 1.5 बिलियन लोग रहते हैं और ये 2.7 ट्रिलियन जो कंबाइंड जीडीपी है उसको कवर करता है और 22% ग्लोबल पॉपुलेशन को भी रिसाइड करता है। पिछले 5 सालों में बिम्स्टेक के मेंबर स्टेट्स ने 6.5% की इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन किया है, जबकि ग्लोबल फाइनेंशियल मेल्टडाउन चल रहा है, फिर भी इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ लगभग ठीक ठाक बनी रही है। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।